लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी एक एक डिफरेंस तो देख लिए थे। बोला जाता है डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स समझ गए थे। बताएं क्या होता है, बताओ। हाँ, एक डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। अगर कोई फोर्स है एंड ड्यू टू दैट फोर्स वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी चीज, दूसरा लिखो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स in the round trip is 0. Work done due to conservative force in the round trip is 0. ठीक है, और इसमें लिखिए work done due to conservative force in the round trip is not 0. Work done due to conservative force in the round trip is not 0. ये 0 नहीं होता। ठीक है, तीसरी चीज, if only conservative forces are involved, then we can apply conservation of mechanical energy. We can apply conservation of mechanical energy. Mechanical energy means mechanical energy initial is equal to मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और ये कैसे बनता था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हमने क्या समझे कि सिर्फ और सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ही इन्वॉल्व हुआ है वर्क डन में, तो उस केस में सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होता। जो इनिशियली था वही किसी भी टाइम पे होगा। हाँ, हमने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा। हो सकता है अभी पोटेंशियल ज़्यादा था, काइनेटिक कम था, बाद में हो सकता है अभी बदल जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार अभी पोटेंशियल ज़्यादा था, अब काइनेटिक ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसा सोच लो कि 100 के नोट थे, अब हो सकता है कि आप उसको इस तरह से डिवाइड करो कि एक है, एक साइड 80 रुपीज़ रखे, 20 रखे, 80-20 का भी 100 होगा, 50-50 भी 100 होता है। ठीक है ना, तो वो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट में चेंजिंग नहीं आएगा। जो भी टोटल एनर्जी था सिस्टम के पास, उस एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं कि पहले पोटेंशियल ज़्यादा था, बाद में काइनेटिक ज़्यादा हो गया, लेकिन टोटल में चेंजिंग नहीं आएगा। कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट, यहाँ क्या है, इसमें देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट अप्लाइड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट अप्लाइड। बच्चे यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व
नहीं है, या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में जो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव मैं लिख देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वर्क डन किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना बच्चे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया है वो चेंज का रीजन है वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इतनी बातें, तो ये डिफरेंसेस आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, करो। हम लोग बातें कर रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं और इसके पहले वाली क्लास में डेफिनेशन भी पढ़ा था, जिसके हेल्प से हम लोग समझ पाएंगे कि व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव। मैंने एग्जाम्पल में बताया कंजर्वेटिव की लिस्ट में कौन कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव के कैटेगरी में है। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसा ही और भी कोई रेसिस्टिंग फोर्स होगा दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। अब आप लिखो काइनेटिक एनर्जी भी लिखे थे या नहीं लिखे थे, नहीं लिखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन is called kinetic energy. Energy of a particle by virtue of its motion is called kinetic energy. पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है पार्टिकल में, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का कैसे फाइंड करें, इसके लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है समझते हैं इसे। काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में ऐसे के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आप लिख भी लीजिए, इनका मतलब क्या क्या है, के ई स्टैंड फॉर, कंप्लीटली लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चे, m का मतलब है यहाँ पे मास of the particle and v का मतलब है speed of the particle, है ना बच्चे, speed of the particle या magnitude of the velocity, राइट। तो इस तरीके से आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली। हमने पहले आपको सिखाया था कि बच्चे काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, देखो हाफ m v स्क्वायर, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ऐसा लिखूँ इसे हाफ, देखो बच्चे एम भी और इंटू भी, कोई परेशान नहीं सर, ये जो v स्क्वायर था मैंने v इंटू भी लिख दिया। ठीक है, अगर इससे आपको परेशानी नहीं है, अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँ और m से डिवाइड कर दूँ, सर अभी कोई परेशानी नहीं, मैथमेटिकली ऐसा लिखा जा सकता है, ट्रू है। ठीक है बच्चे, अब और मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिखूँ 1/2m इंटू एम बी इंटू एम बी, हाँ सर लिख दीजिए, पहले वाली ही चीज़ें तो है, ठीक है। अब देखो बच्चे, एम बी क्या होता है, तो सर ये मोमेंटम होता था। एम बी क्या है बोलो सर, ये है लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चे, दिस इज लीनियर मोमेंटम, एम आई राइट, दिस इज लीनियर मोमेंटम। बच्चे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी
को P इंटू पी बाय 2m लिखा जा सकता है वहाँ से, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज P स्क्वायर बाय 2m यहाँ से लिखा जा सकता है। और कोई चाहे तो ऐसे भी लिख दे 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और कोई चाहे तो ऐसे भी लिख दे 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी। यहाँ पर इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। P का मतलब है बच्चे बोलो लीनियर मोमेंटम, लिखे थे के ई काइनेटिक एनर्जी, m4 मास, 2 इज कांस्टेंट और स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हो गया। और पोटेंशियल हमने भी सीखे ही थे। देखिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो आंसर है इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड बताओ बच्चे काइनेटिक एनर्जी। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ME फॉर मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व then mechanical energy of the system remains constant, then mechanical energy of the system remains constant। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, लिख लीजिए। ऐसा कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही इन्वॉल्व होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एंट्री हो गई तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, और जितना मैकेनिकल एनर्जी में चेंजिंग आएगा वो चेंजिंग ड्यू टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, देखो देखते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं हेलिकल स्प्रिंग की। जो आप स्प्रिंग क्लिक वाला पेन में देखते हैं, क्लिक वाला पेन में कुछ ऐसा स्प्रिंग होता है बच्चे, होता है ना ऐसा। इस स्प्रिंग का नाम है हेलिकल स्प्रिंग। हम लोग इसी स्प्रिंग के बारे में अभी सीखेंगे। ठीक, स्प्रिंग पे आप किसी तरीका का कोई फोर्स अभी नहीं लगा रहे इसके एंड पे। मीन्स पूछा जाए
कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि फोर्स है 0, फोर्स है 0। अगर स्प्रिंग पे आप किसी तरीके से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स एलोंगेशन का हो सकता है, फोर्स कंप्रेशन का हो सकता है, यानी कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, या एलोंगेटिव फोर्स। तो इन दोनों में से वही टेंसाइल जिसको बोलते हैं, तो ना तो टेंसाइल लगा रहे हैं ना कंप्रेसिव लगा रहे हैं। तो उस केस में स्प्रिंग में, या बोले उस टाइम पे जो स्प्रिंग की लेंथ है उसे बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मीन्स अभी मैंने स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लगाया है और अगर इसका लेंथ है L, तो हम बोलेंगे बच्चे L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्या है बच्चे? L क्या है? यहाँ L क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ of a spring. Each spring having a spring constant. K का मतलब है, दिस इज K, K का मीनिंग है बच्चे, K का मीनिंग है a spring constant। अब सुनिएगा ध्यान से, स्प्रिंग कांस्टेंट से हमें पता चलता है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर आप इजीली उसे डिफॉर्म कर रहे हैं, डिफॉर्म इन द सेंस कि उसकी लेंथ को इंक्रीज कर पा रहे हैं या उसकी लेंथ को आप इजीली कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो अगर ये काम कंपैरेटिवली दो स्प्रिंग को कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले में हमें इजी लगा एलोंगेट करना, सेकेंड वाला में थोड़ा टफ लगा। तो जिसमें इजी लगा एलोंगेट करना, हम बोलेंगे कि उसके स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, और जिसमें टफ लगा एलोंगेट या कंप्रेस करना कंपैरेटिवली फर्स्ट वाला स्प्रिंग, तो हम बोलेंगे कि वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हाई है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होगी इट इज डिफिकल्ट टू डिफॉर्म, स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी इजी टू डिफॉर्म। डिफॉर्म में दोनों चीज हो सकती है, कंप्रेशन और एलोंगेशन, है राइट। तो अब सुनना बच्चे, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो दो केसेस बन सकते हैं। सर क्या क्या बन सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि हमने ऐसा फोर्स लगाया, यानी ऐसा वाला फोर्स लगाया, कंप्रेशन का फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। इस बार F 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, सेम ही दोनों। क्या है? जो फोर्स लगाया गया है वो F0, यहाँ पे जो फोर्स लगाया है वो F0, यानी अप्लाई किया गया फोर्स 0 नहीं, कुछ फोर्स है दोनों साइड बराबर ही होगा, हम F0 फोर्सेस को कंप्रेस कर रहे हैं। अब जो लेंथ होगा बच्चे, ये लेंथ पहले वाली लेंथ से कम हो चुकी है, सोचो x कम हो चुकी है। कितनी कम हो चुकी है? x। पहले जो लेंथ था और अब जो लेंथ है, अब लेंथ कितना है? सिर्फ यही तो लेंथ है, सिर्फ यही लेंथ है ना बच्चे, यही तो लेंथ है, सिर्फ इतनी लेंथ है। ये पहले वाले से x कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? x, ठीक है। तो अगर अभी लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग पहले से x कम हो गई है, तो स्प्रिंग फोर्स समझिएगा, स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस kx। मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा हूं, ये लिखा हूं बच्चे स्प्रिंग फोर्स। ये है डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। डिफॉर्मेशन मींस नेचुरल लेंथ से कितनी लेंथ चेंज हुई है, दिस इज द चेंज इन लेंथ, या बोले डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग है, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या बच्चे? डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। बात सही है। और के को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि अगर आप इसे इस तरह से कंप्रेस कर रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा था, इस डायरेक्शन Fs, और आपका फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस है। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है
कि जो लेंथ है बच्चे वो ऐसा है, दिख रहा है, देख लो, दिख रहा है यहाँ तक, बोलो दिख रहा है, दिख रहा है। ये F फोर्स लगाया गया है, ये भी F है, और ये F0 नहीं है, कुछ है, F0 नहीं। अगर नहीं है और इस बार क्या हुआ है तो आंसर है कि सर जो भी पहले लेंथ था इस लेंथ में x बढ़ गया है, कुछ और भी हो सकता था, मैंने x लिखा, x बढ़ गया है। अगर x बढ़ गया है, आप इसे बाहर की तरफ खींच रहे थे, स्प्रिंग का फोर्स बच्चे आपके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगा था, Fs मींस आपके ऑपोजिट, आपने जो अप्लाई किया स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाने के लिए ऐसा वाला फोर्स, इसके आप देखो यहाँ से ये वाला फोर्स राइट की तरफ है, स्प्रिंग वाला फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। कितना होगा ये पूछा जाए तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखो, तो आपका आंसर होगा कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से हो जाएगा -kx। मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो kx माइनस का मीनिंग है डायरेक्शन, है ना, और अप्लाई किया गया है उसके ऑपोजिट। कुल मिला के बात मैंने बस इतनी की है कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो -kx होगा। तो सर k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, हर एक स्प्रिंग की अपनी एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगी। और x क्या है? डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, द डिफॉर्मेशन इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सोचो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, सुनिए ध्यान से, 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल लेते हैं, सोचो L था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और कंप्रेस करने के बाद जो नया L बना वो बन गया 8 सेंटीमीटर। तो कितना कंप्रेशन हुआ? तो आंसर है L माइनस L डैश, बोले तो सर कंप्रेशन हुआ है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर, और यही वाला x की वैल्यू यहाँ लिखा जाता है। x का मतलब क्या हुआ कि जितनी उसकी लेंथ चेंज हुई है नेचुरल लेंथ से, किससे? नेचुरल लेंथ से। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था उस टाइम पे जो लेंथ था, फोर्स लगाने के बाद कितना चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया। एग्जांपल के तौर पे कि पहले 10 था, फोर्स लगाने के बाद अब जो लेंथ बची है स्प्रिंग की वो है 8 सेंटीमीटर, तो कितना चेंज हुआ? 2 सेंटीमीटर, है ना? कितना चेंज हुआ? 2 सेंटीमीटर। दिस इज x, यही x है, ये वाला x नहीं है, x ये है जो चेंज हुआ, ठीक है। और मुझसे पूछा जाता है कि आप स्प्रिंग इस टाइम पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे, बैठ जाएगा। ये सब एक लिख देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के लिख देंगे, और के मीटर पर मीटर होता है, राइट। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ के, बताइए बच्चे, तो सर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। बताओ इसमें कोई परेशानी है तो बताओ, अभी तक बोलो। जैसे आपने उधर साइड में फोर्स लगाया, मैंने इधर साइड पे फोर्स लगा, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स उधर भी लगेगा, बिल्कुल। इस साइड से भी, हाँ, तो वो कैंसिल नहीं होगा? नहीं कैंसिल नहीं, बताते हैं, ठीक है, बस यही दिक्कत है ना, कैलकुलेशन तो दिक्कत नहीं है, नहीं कैंसिल नहीं, कैंसिल क्या होगा, यही तो स्प्रिंग पे फोर्स आएगी। अच्छा देखो ऐसे है, कोई मैं ऐसे पूछता हूँ, एक पर्सन ऐसे है, एक हाथ कोई इधर खींच रहा है, एक हाथ इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से मेरे हाथ को राइट साइड, राइट वाले हाथ को खींच रहा है राइट की डायरेक्शन में, लेफ्ट वाले को मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है 10-10 न्यूटन से। मेरे ऊपर कितना फोर्स? तो दर्द नहीं होगा मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका मतलब फोर्स लग रहा है। आपका फिजिक्स बोला कि 0, तो गड़बड़ बात है। तो इसमें टेंशन है, इसमें फोर्स है कितना? 10 न्यूटन। फोर्स अकेले नहीं लग सकता, सिर्फ ऐसे कैसे लगाओगे? तो खींचना चला जाएगा, इसमें फोर्स लगेगा कैसे, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो, इसके लिए दोनों साइड से लगाना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, तो आंसर हो गया कि x की वैल्यू हमें क्या लेना है? जो चेंज हुआ है लेंथ,
जो लेंथ में चेंज हुआ है, और ये रहा कैलकुलेशन। वो चेंज कंप्रेशन का भी हो सकता है और चेंज इलोंगेशन का भी हो सकता है, दोनों। हमें सिर्फ चेंज से मतलब है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। डायरेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा किस बात पे, कि आप अगर कंप्रेस करना चाहेंगे, कॉमन सी बात है, तो स्प्रिंग फोर्स आपके अपोजिट लगेगा। अगर आप उसको खींचना चाहेंगे तो स्प्रिंग फोर्स आपके फिर से अपोजिट लगेगा। ये चाहता है कि मैं जैसे था वैसे रहने दो। आप इसके बीच के सेपरेशन को चेंज कर रहे हैं, दो जो कंसेक्यूटिव टर्न है चेंज कर रहे हैं। वो चाहता है मत चेंज करो, तो पास आना चाहता है, इसलिए आपको अपोजिट फोर्स लगता है। जब आप इसके सेपरेशन को कम कर रहे हैं, वो तब मत कम करो, ये दूर ही रहना चाहता है, फिर से आपको अपोजिट फोर्स लगता है। आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं तो विरोध करेगा ना, तो आपके रेस्ट करेगा तब तो ठीक है। जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन के लिए आपको बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। कॉपी देखो, एक ग्राफ बना है इसी में, ग्राफ इसका ऐसा है, दिख रहा है ना यहाँ, दिख रहा है ना? ये है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ग्राफ ऐसा। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव, देखो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। जब एक्स नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। समझे? ये ग्राफ हो गया स्प्रिंग फोर्स वर्सेस पोजीशन या डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जीरो है, कोई फोर्स, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स भी देखो ना बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा। मीन्स स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है नहीं, वेरिएबल फोर्स है, और ये फंक्शन है एक्स का। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, समझे? तो इसको लिखो जल्दी से। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, आप थोड़ा सा सोचना। क्वेश्चन है, सुनते जाना। सीलिंग से स्प्रिंग को इस तरह से लगाया गया, स्प्रिंग का कोई मास नहीं कंसीडर करना है, और अभी जो इसकी लेंथ है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा बच्चे, और लेंथ मेजर किया गया था 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद हमने क्या किए, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर एमएम, समझ रहे? अच्छा, अब है इससे एक ब्लॉक हैंग करने के बाद क्या देखा गया, ये मास का ब्लॉक है, जब हैंग किया गया बच्चे तो इसकी जो लेंथ है वो अब हो गई है टोटल लेंथ, इट इज टोटल एल डैश में लिखता हूँ, इट इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक का मास कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए ना? इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ एल थी, अभी इसमें कोई ब्लॉक नहीं हैंग कर रहा है। जब ब्लॉक हैंग कराया गया और जेंटली धीरे धीरे करके इसको छोड़ा गया तो ये नीचे कहाँ तक आ गया, अब टोटल लेंथ इसकी हो गई 12 सेंटीमीटर। स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर 10 न्यूटन पर एमएम है तो मुझे बताइए इसका मास क्या रहा होगा। आंसर सुनो, मैं आंसर भी देता हूँ। आंसर सुनो, आंसर है कि
इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं मैं यहाँ बताता हूँ। चलिए यही फ्री बॉडी डायग्राम पर बना लेते हैं। फोर्सेस क्या है mg और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और इस m मास के ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है 0। सुनना ध्यान से, नेट फोर्स कितना बचे 0। मीन्स अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड में, हाँ या ना। तो इस पे मैं लिख सकता हूं सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम हेंस क्या लिख सकते हैं Fs इज इक्वल टू mg, एम आई राइट। Fs का मैग्नीट्यूड बताओ सर, ये होता है मैग्नीट्यूड कितना kx, मैग्नीट्यूड हम साइन नहीं ले रहे हैं, ये mg के बराबर होता है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए m, तो kx बाय g हमें लिखो नहीं m के बराबर होता है। मिल गया मुझे। अब वैल्यू कैसे निकालें, g को आप 10 ले सकते हैं, वैल्यू कैसे निकालें, तो सर m ही तो चाहिए ना, kx बाय g हो गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, m इज इक्वल टू k कितना है ध्यान से देखना, k मुझे बताओ, तो सर k है 10 न्यूटन पर mm, लिख देता हूँ 10 न्यूटन और नीचे में है mm, ये हो गया k के लिए। और x कितना है बता दो, x कितना हुआ, तो सर x हुआ l डैश माइनस l, कितना, तो सर l डैश होता है, l डैश यहाँ कितना है 12 है और l कितना था 10 था, तो x कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। कोई परेशानी, कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। k के जगह पे k कितना था बच्चे 10 न्यूटन पर mm, ये बात हो गई। x के जगह पे 2 सेंटीमीटर और g के जगह पे 10, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। और 10 से 10, अब देखना, अब बात रह गई 2 सेंटीमीटर अपॉन mm, यही है ना। तो अब बताओ 1 mm या सेंटीमीटर को mm कर लो, कितना आएगा 2 इंटू 10 mm होगा और में बोलो mm से mm कैंसिल कितना हुआ, m इज इक्वल टू 20 kg। बात क्लियर है, कितना होगा m इज इक्वल टू 20 kg, 20 kg का लोड करना, ठीक है। देख रहे हैं अब आप लोग का हेडिंग है वर्क डन ड्यू टू अ स्प्रिंग फोर्स। Work done due to a spring force। देखो जी, मैं बोल रहा हूँ कि एक स्प्रिंग है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा तो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये पेज पर भी कितना बचे 0। अब इस पे सुनिएगा बच्चे, इस पे फोर्स लगाया गया, यह पर 0 नहीं है, और जो फोर्स लगाया गया है जरा देखा जाए
तो ये x डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है x। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, आंसर है सर ये हो जाएगा -kx। और अप्लाइड फोर्स कितना होगा, तो सिर्फ kx, ये राइट। ठीक है, मैं तो स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा -kx। ठीक है, अगर मैं तीसरी सिचुएशन, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींचा गया, तो स्प्रिंग फोर्स, अगर मैं ऐसा बोलता हूं बच्चे कि पहले x तक तो था ही, यहां तक x तक था, x से dx और एलोंगेट, कितना dx, तो बहुत ही स्मॉल एलोंगेशन है यहाँ तक, दिस इज dx और एलोंगेट नेमिंग करते हैं। ये सोचिए 0 था, ये a है ना, o से a, ये o से a और a से b। ठीक है, मैं लिखता हूं we assume that force, a spring force remain constant during a small deformation of dx, है ना, from a small deformation of dx। ये जो स्मॉल डिफॉर्मेशन dx हुआ, इस सिचुएशन में हम सोच रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जबकि रियलिटी में चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे x बढ़ेगा fs भी बढ़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो x इस बार बढ़ा है वो बहुत कम है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी कम है। तो स्प्रिंग फोर्स भी बहुत कम चेंज हुआ होगा, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर उसको कांस्टेंट ही बोल दीजिए ना, तो ठीक है बोल दीजिए। तो हमने क्या अज्यूम किया है, ध्यान दीजिएगा कि फॉर डिस्प्लेसमेंट a टू b स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। रियली में तो कोई होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि स्प्रिंग फोर्स तो वही है जो ऊपर था, कितना -kx, ऐसा सोच रहे हैं, जबकि यहाँ से यहाँ जाने में स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा तो चेंज हुआ होगा। क्लियर? तो अब सुनिएगा, देन वर्क डन टू displace from A to B is given by dw is equal to fs dx cos थीटा बना। बोलो, स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में, देखिए नाउ वर्क डन टू डिफॉर्म, डिस्प्लेस बोल सकते, डिफॉर्म फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल एज गिवन बाय, सुना ध्यान से, dw fs dx cos थीटा x इनिशियल टू x फाइनल इंटीग्रेट कर दिया। अब हम लोग लिखते हैं fs कितना लिखो, तो सर आप लिखिए, देखो fs का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो लिखेंगे kx, मैग्नीट्यूड तो यही है, हाँ, dx थीटा
सर kx ऐसा है लेफ्ट की तरफ और dx राइट की तरफ, है राइट? देखो ना फोर्स तो ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना 180। है मैं क्लियर? मैं यहाँ बना भी देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और dx ऐसा दिखाएंगे इस बार, दिस इज dx और एंगल कितना काउंट किया जाएगा, दिस एंगल इज बोलो 0 नहीं 180 डिग्री। तो इस केस में मैं ये माइनस को हटा दूंगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखाई दिया है वैसे, तो माइनस को हटा दूंगा। मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का राइट है और इनके बीच में एंगल 180 काउंट करूंगा। ठीक है, तो x इनिशियल x फाइनल, ओके, और cos 180 माइनस 1, ये बात सही है? बोलो जल्दी तो एक बार यहाँ लिखो cos 180। दूसरी लाइन में लिख देते हैं, इसके लिए -1 आएगा, -1 को बाहर, माइनस k को बाहर, x dx, x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है सर? बच्चे मुझे बताओ यहाँ से वर्क डन हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x इनिशियल x फाइनल x dx, ये बात सही है? बोलो। हाँ सर सही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सर, सोल्व करते हैं। यही लिखूँ मैं, यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है या तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो देखो w इज इक्वल टू माइनस के x का इंटीग्रेशन होगा x का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल टू x फाइनल, और आगे लिखो माइनस के लिमिट पुट करो x फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस x इनिशियल का स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन हो गया कुल मिला के आपको माइनस k बाय 2 को बाहर कर दिया, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, वर्क डन ड्यू टू अ स्प्रिंग फोर्स, एस पर स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू अ स्प्रिंग फोर्स, आंसर हो गया माइनस के बाय 2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ये क्या है, वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन अभी लिखेंगे नहीं, ड्यू टू अ स्प्रिंग फोर्स, अ स्प्रिंग फोर्स। बच्चे यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। x i का क्या मतलब होगा, इनिशियल डिफॉर्मेशन, क्या है, इनिशियल डिफॉर्मेशन, x फाइनल का मतलब फाइनल डिफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूँ, x i का मतलब है इनिशियल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, और x फाइनल का मतलब है फाइनल डिफॉर्मेशन। k का मतलब है बच्चे बोलो स्प्रिंग कांस्टेंट, और w इसका क्या मतलब है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। अब आप लोग नोट करो, अब इतना नोट करो, किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताओ, सबको दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, कई बार देखो अच्छा, अभी आपके पास रिजल्ट आया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने कभी रिजल्ट लिए हैं इस डेरिवेशन से, वो क्या रिजल्ट है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स आपको मिला है माइनस k बाय 2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। if x इनिशियल इज इक्वल टू 0, सोचो स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में ही थी और आपने इलॉंगेट करना स्टार्ट किया,
तो इनिशियल एलोंगेशन कितना 0। अगर इनिशियली स्प्रिंग एज ए नेचुरल लेंथ तो इनिशियल एलोंगेशन कितना 0 एंड फाइनली अगर x हो देन फार्मूला बन जाएगा स्प्रिंग फोर्स का सॉरी वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स का -k/2 x का स्क्वायर -0 का स्क्वायर बोले तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स -k x स्क्वायर बाय 2। कोई परेशानी नहीं। अगर नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को x एलोंगेट किया जाएगा तब फार्मूला कुछ ऐसा लिख दिया जाए या इसमें भी आप पूछ सकते हो तो वहाँ x इनिशियल 0 था फाइनल x हो गया। अच्छा अब और सुनो अभी सुनो। अब हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, तो आंसर है सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगा बोला हाँ सर। हमने सीखे थे डेफिनेशन में कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क होता है तो उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है और उसी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करता है तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है वो सिस्टम में स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। है राइट। और मैंने ये भी बताए थे कि जो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे हैं ना, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, सुनो ध्यान से, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या लिखेंगे कि जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जो स्प्रिंग में चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। है क्लियर? मीन्स यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हो जाएगा माइनस, और WS कितना आया था सर, ये है, बोलो बच्चे बोलो सर, ये -k/2 और x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, यही था ना। तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, तो k/2, बोलो ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इसमें भी देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल हो गया k/2 और x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। इफ u इनिशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड u फाइनल इज इक्वल टू u एज वेल एज x इनिशियल इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं, एंड x फाइनल इज इक्वल टू x लिखते हैं, तो क्या निकल के आएगा, u इज इक्वल टू kx स्क्वायर बाय 2। मीन्स अगर स्प्रिंग को, सुन लो ध्यान से, अगर स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x डिफॉर्म किया जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी kx स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। और कोई और डाटा है तो हम चेंज निकाल सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल निकाल सकते हैं, अगर ये सारे कुछ नहीं बने तो कोई दिक्कत है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए डेरिवेशन। और अगर पेपर में डेरिवेशन आता है तो जो वर्क डन के लिए हमने काम किए हैं वो एज इट इज करना है, और इसके बाद यहाँ चले जाना। वर्क डन निकाल लिए और उसका नेगेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए, मैं क्वेश्चन को यहीं लिखूंगा, इसका रब कर देते हैं। सुनना बच्चे, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझिए। एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है,
फिर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 800 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसकी जो अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और इस टाइम की जो लेंथ है, ये लेंथ है बच्चे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हो गई इतनी। अब है फाइंड वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स during deformation of a spring from 15 centimeter to 20 centimeter। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा कम कर लेते हैं, 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, बस इतना। 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, और 12 से 15 सेंटीमीटर डिफॉर्म करने में, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन 12 to 15 सेंटीमीटर, what is the work done by a spring force? A spring constant is given, initial length is given। आप मुझे बताइए कि स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ऑफ 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब ट्राई करो, इसको बंद कर। चलिए देखिए, अब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। देखो बच्चे, हमने 800 लिख दिया जैसा दिया हुआ था, फार्मूले में नीचे टू लिख दिया। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। बच्चे एक्स फाइनल क्या है? तो एक्स फाइनल वो लेंथ है जितना ओरिजिनल से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। इस बार इंक्रीज हुआ है, तो ओरिजिनली ये 10 तो था ही, और आपने इसे 15 तक बढ़ा दिया, तो कितना इंक्रीज किए? 5। तो एक्स फाइनल हो गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनिशियली ओरिजिनल था इसका 10, और इनिशियली कितने पे था? 12 पे। तो इनिशियल डिफॉर्मेशन कितना था? 2 सेंटीमीटर का। कितने का? 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस से 400 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। तो कितना आएगा बच्चे? माइनस 400 इंटू 21 इंटू 10 पावर माइनस और 4, ये आएगा। इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। कितना क्या है? जी, और नेगेटिव ही होगा ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स है। इसको है ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।